प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज मैं मुकेश जोशी एसरा कॉलेज परिवार की ओर से एक नए प्रश्न एक नए अध्याय के सह को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले की कक्षा में हमने अध्ययन किया था गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में। गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में हमने गुप्त काल में कौन कौन से विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई इसका अध्ययन किया, कौन कौन से वैज्ञानिक हुए। उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था मेहरौली लौह स्तंभ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन संस्कृत साहित्य कौन कौन से लिखे गए, साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी उल्लेखनीय प्रगति हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 250 शब्दों में सवाल पूछा जाता है। गुप्तकालीन साहित्य है पर टिप्पणी लिखिए या गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रगति हुई उसकी विवेचना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 1, गुप्त काल में जितने भी साहित्य लिखे गए सारे के सारे साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। गुप्त कालीन साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई और संस्कृत भाषा गुप्त कालीन साहित्य का क्लासिक काल माना जाता है। संस्कृत भाषा है गुप्त कालीन साहित्य का क्लासिक का काल माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त कालीन संस्कृत नाटकों में उच्च स्तर के पात्र संस्कृत भाषा बोलते थे और निम्न स्तर के पात्र और स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती थी। वापस सुनना, गुप्त कालीन नाटकों में उच्च स्तर के पात्र संस्कृत भाषा बोलते थे, निम्न स्तर के पात्र और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। गुप्त कालीन सभी नाटक सुखांत और आशावादी होते थे। निराशवादी क्या होती हैं, जीवन के प्रति निराशा क्या होती है, यह गुप्त कालीन साहित्य और गुप्त कालीन नाटकों में दिखाई नहीं देता है। हाँ, इसका एक अपवाद है, वो आगे बताऊंगा। तो आप इतना याद रखना, गुप्त कालीन नाटक आशावादी थे, निराशा की भावना उनमें नहीं झलकती थी। समस्त नाटक सुखांत तो हुआ करते थे। गुप्त कालीन पहला संस्कृत भाषा के महान कवि है कालिदास। पहले लेते हैं कालिदास। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल है। संस्कृत की वैदर्भी शैली का प्रयोग करने में निपुण, उपमा अलंकार का प्रयोग करने में निपुण। कालिदास ने संस्कृत की वैदर्भी शैली का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते हुए महान संस्कृत के रस सिद्ध कविश्वर कालिदास ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की। कालिदास का पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। कौन सा ग्रंथ है? कालिदास द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है ऋतुसंहार। इसमें उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। पहले समझ लो विद्यार्थियों, कालिदास के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, जिसे वर्तमान में हम महाविद्वान कालिदास कहते थे। यही महाविद्वान कालिदास एक जमाने में महामूर्ख कालिदास के नाम से प्रसिद्ध था। महामूर्ख कालिदास। सुनना, उज्जैन की एक राजकुमारी थी। उज्जैन की राजकुमारी बहुत ही विदुषी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी। अब उसने भी शर्त रखी, मैं भी शादी उसी व्यक्ति से करूंगी जो विद्वान हो और मेरे मुख इशारों में मैं उससे 5 प्रश्न पूछूंगी और यदि वो मेरे 5 प्रश्नों का जवाब इशारों में दे देता है, मैं उसी से शादी करूंगी। राजा बड़ी टेंशन में आया। भारत वर्ष से बहुत सारे विद्वान राजकुमारों को बुलाया गया, बहुत सारे विद्वान भी आए, लेकिन राजकुमारी ने उससे 5 प्रश्न मुख्य भाषा में पूछे, कोई भी उत्तर दे नहीं पाया। राजा बड़ी टेंशन में, अरे ऐसा विद्वान कहाँ से लाऊं जो राजकुमारी के 5 प्रश्नों का उत्तर इशारों में दे सके। सैनिक भी बड़े परेशान हो गए। भारत भर का भ्रमण कर करके यहाँ से वहां भटकते भटकते सैनिक भी दुखी हो गए। एक दिन कुछ सैनिक हैं उज्जैन के जंगलों से होकर जा रहे थे। उन सैनिकों ने ऊपर पेड़ पर देखा, एक व्यक्ति पेड़ की जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। सैनिकों ने कहा, यह साला मूर्ख कर क्या रहा है? पेड़ की जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है।
सैनिकों ने कहा, ए महामूर्ख, जिस पेड़ की डाली पर बैठा है उसको काटेगा तो नीचे आकर गिरेगा। अरे मूर्ख, इसको क्यों काट रहा है? काटने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो, आप हैं, देखो मैं डाली काट रहा हूँ। फटाफट डाली काटता गया, वो व्यक्ति जमीन पर आकर गिरा, जोर की लगी है, कहारता कहारता उठा। लोगों ने, सैनिकों ने कहा, पागल ये क्या कर रहा है? ए पागल तू है, हम नहीं है। वापस वो महामूर्ख ऊपर चढ़ा, वापस जिस डाली पर बैठा, वापस उसी डाली को काटा, वापस नीचे गिरा, वापस चढ़ा, वापस जिस डाली पर बैठा, वापस उसे काटने लगा। सैनिकों ने कहा, ये महामूर्ख, उस राजकुमारी को हैकड़ी बहुत है ना, उसके लिए ये महामूर्ख ठीक रहेगा। उस सैनिकों ने उस महामूर्ख को नीचे उतारा, महामूर्ख को बुलाया, ए महामूर्ख, के क्या शादी करेगा? शादी? उसने कहा, शादी? कि हाँ शादी करूंगा। याद रखना विद्यार्थियों, आपको जो समाज में या आस पड़ोस में जो ऐसे लोग मिलते हैं ना, जो बोले बोले दिखते हैं, न काले न गूंगे दिखते हैं, अपन कहते हो तो कालो है, ये ऐसा है, ये काले और भोले भाले व्यक्तियों को कहते हो कि पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाते हैं ये नहीं मालूम। और इन्हीं काले काले व्यक्तियों को आप कह दो शादी करोगे, शादी की शादी, वो फटाफट हाँ कर देंगे, हैं, कभी मना नहीं करेंगे ऐसे लोग, हैं। अब उन सैनिकों ने उस महामूर्ख से कहा, शादी करोगे, शादी की शादी, कि हाँ शादी तो करूंगा। कि बहुत अच्छी राजकुमारी दिलाएंगे, मजा आएगा तेरे को, कि है नहीं तो और क्या, कि चल। अब उन सैनिकों ने उससे बढ़िया मस्त स्नान करवाया, नए नए रंग के वस्त्र पहनाए, बढ़िया अप टू डेट राजकुमार बनाया, और उससे कहा, महामूर्ख, अपनी जुबान खोलना मत, जुबान अपनी बंद रखना। राजकुमारी तेरे से 5 प्रश्न पूछेगी, 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो राजकुमारी तेरी। वह महामूर्ख अच्छे कपड़े पहनकर राजमहल में गया और राजकुमारी को देखने लगा, क्या ऐसी सुंदर राजकुमारी से मैं शादी करूंगा, ये बनेगी मेरी सपनों की रानी। वो काला बहुत खुश हुआ। अब राजकुमारी सामने बैठी, राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, एक हाथ दिखाया। राजकुमारी ने हाथ दिखाया तो उस महामूर्ख ने कहा, क्या तू मेरे को थप्पड़ मारेगी तो मैं भी तेरे को एक मुक्का मारूंगा, ध्यान रखना है। राजकुमार ने कहा, वाह वाह, पहला आदमी आया जिसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने प्रश्न पूछा, 5 उंगलियां अलग अलग है, जब ये एक हो जाए तो संगठन में शक्ति है। पहला व्यक्ति है जिसने मुझे बताया संगठन में शक्ति है, और उस मूर्ख ने कहा संगठन में नहीं, मुक्का मारूंगा, है। और देखते देखते हैं उस राजकुमारी ने प्रश्न पूछे और उस महामूर्ख ने टोरे ही टोरे में 5 प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए हैं। राजा ने कहा, अरे वाह वाह, अब मेरी बेटी की शादी होगी। और अब उस राजकुमारी ने महामूर्ख से शादी कर ली। थोड़े दिन तो वो गूंगा गूंगा बहरा बहरा बना रहा। आखिर कभी तो ढोर आदमी होता है, उसकी ढोर पंक्ति तो बाहर आएगी। और जैसे उसने अपनी जुबान खोली, उस रानी ने कहा, ए कितना पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है। उसने कहा, मैं कोई शिक्षित वगैरह हूं नहीं, जिस पेड़ पर बैठता था वही डाली काटता था। राजकुमारी ने कहा, मूर्ख, मैंने कैसे मूर्ख से शादी कर ली। उसने कहा, प्रियतमा, मैं भले ही अशिक्षित हूँ, भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन प्रियतमा तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। राजकुमार ने कहा, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए मेरे को, है। राजकुमार ने उसके बाल पकड़े, उससे गोल गोल घुमा के जोर का धक्का दिया। सीधा वो महामूर्ख है, कमरे में एक बहुत बड़ी काली माता की मूर्ति पड़ी हुई थी, वो सीधा जाकर काली माता के चरणों में गिरा। सर से खून निकला, खून काली माता के चरणों में गिरा। कहते हैं उसी समय चमत्कार हुआ। वो महामूर्ख व्यक्ति उठा और कहा, प्रियतमा, मैं तुझसे अथाह प्रेम करता हूं और आपने मेरा ऐसा अपमान किया। आज मैं सदैव सदैव के लिए ये महल और तुझको छोड़ के जा रहा हूं। अब कभी भी लौट के तेरे पास नहीं आऊंगा। हाँ, आपने मुझे महामूर्ख कहा है ना। आने वाला विश्व, आने वाला भारत, आने वाला इतिहास मुझे महामूर्ख नहीं, महाविद्वान कालिदास के नाम से याद करेगा। रानी ने कहा, तेरे को याद करेगा महाविद्वान, चलना महामूर्ख यहाँ से, है। और वही महामूर्ख
आज भारतीय इतिहास में, हिंदी साहित्य में महाविद्वान कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है। ये था प्रिय विद्यार्थियों कालिदास के प्रारंभिक जीवन की कहानी। अब मैं चलता हूँ कालिदास की किताबें। तो पहली किताब मैंने बताई ऋतुसंहार। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना, इसमें 6 ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी किताब है मेघदूत। मेघदूत का नायक है एक विरही यक्ष। मेघदूत का नायक कौन है? एक विरही यक्ष। उसको श्राप मिला हुआ है, गांव में अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है, और जब बरसात के दिनों में आकाश में मेघ बादल आते हैं तो वह विरही यक्ष उन मेघों को देखकर, उन बादलों को देखकर है अपना संदेश बादलों के पास पहुंचाता है और उन मेघों से कहता है, हे मेघ, तुम मेरा संदेश, मेरे प्रेम का संदेश मेरी प्रियतमा तक पहुंचाना। यह कथा किसकी है? मेघदूत। तो मेघदूत का नायक है विरही यक्ष। वह मेघों के माध्यम से अपना प्रेम भरा संदेश अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाता है। कालिदास की अगली कृति है कुमार संभव। कुमार संभव की विषय वस्तु है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी। साथ ही इस ग्रंथ में हिमालय की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता की विस्तृत विवेचना की गई है। कालिदास की अगली कृति है प्रिय विद्यार्थियों, पहला हो गया ऋतुसंहार, दूसरा हो गया मेघदूत, तीसरा हो गया कुमार संभव। अगली कृति है रघुवंश। रघुवंश में भगवान राम के पूर्वजों के शासकों की कथाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास का अगली कृति एक नाटक ग्रंथ है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र की विषय वस्तु क्या है? शुंग वंश का शासक है अग्निमित्र। अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास के इस प्रथम नाटक ग्रंथ में किया गया है। कालिदास का अगला नाटक ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय में माँ उर्वशी की प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है। और कालिदास का अंतिम संस्कृत नाटक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत की कहानी पर आधारित है। इसमें हस्तिनापुर के शासक दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी, दोनों में वियोग और पुनर्मिलन की कहानी का उल्लेख है। आपने पढ़ा होगा महाभारत का पात्र जिसका नाम क्या था? दुष्यंत। दुष्यंत है वनों में गया था। दुष्यंत की मुलाकात वनों में शकुंतला से हुई। उसने शकुंतला से प्रेम किया है और शकुंतला से प्रेम किया और उससे एक श्राप भी मिला हुआ था। पहले है उससे श्राप मिला हुआ था, तो जिससे भी प्रेम करेगा है, जिससे अपने प्रिय समझेगा, उसको तू कुछ दिनों बाद भूल जाएगा, ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है। अब उसने शकुंतला से प्रेम किया, शकुंतला से विवाह किया और शकुंतला से कहा मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर, थोड़े दिनों बाद तेरे को आके ले जाऊंगा, ये ले मेरे प्रेम की निशानी अंगूठी। उसे एक अंगूठी दी, वह हस्तिनापुर चला गया था। उसे श्राप मिला हुआ था, वह है शकुंतला को भूल गया। शकुंतला दुखी हो गई। एक दिन शकुंतला नदी पर स्नान करने गई, वह अंगूठी हाथ से गिर गई है। कुछ दिनों बाद है दुष्यंत के वहां पर है मछलियां काटने के लिए ले गई। मछलियां काटी गई तो उसमें से वह अंगूठी निकली। वो रसोईया अंगूठी लेकर दुष्यंत के पास गया। दुष्यंत ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उससे वापस है शकुंतला याद आ गई। वह वापस शकुंतला के पास गया, उससे शादी की और उससे हस्तिनापुर लेकर आ गया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु क्या है? हस्तिनापुर के शासक दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, दोनों में वियोग और पुनः मिलन की कहानी का उल्लेख है। यह कालिदास का सर्वोत्तम नाटक ग्रंथ है। इसका अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और जर्मन का प्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान है गेटे। गेटे ने इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम नाटक ग्रंथों में से की है। ये था प्रिय विद्यार्थियों कालिदास की कृतियां। तो वापस सुनना, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास उपमा अलंकार का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। संस्कृत की वैदर्भी शैली का इस्तेमाल करते थे। ऐसे महान रस सिद्ध कविश्वर थे महाकवि कालिदास। कालिदास की हो गई कृतियां। अगला लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मैं लेता हूं सुदृढ़। गुप्त कालीन
एक महान साहित्यकार थे शूद्रक। शूद्रक ने एक ग्रंथ लिखा मृच्छकटिकम। शूद्रक के ग्रंथ का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। शूद्रक का मृच्छकटिकम गुप्त कालीन प्रथम दुखांत नाटक है और यहीं से भारतीय साहित्य में दुखांत नाटकों की शुरुआत होती है। मैंने अभी भी आपको बताया था गुप्त काल के समस्त नाटक सुखांत और आशावादी थे, लेकिन पहला दुखांत नाटक की शुरुआत कहां से हुई? शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से। मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, है चारुदत्त नामक ब्राह्मण बहुत बड़ा व्यापारी था। चारुदत्त नामक ब्राह्मण एक गणिका वसंत सेना के पास जाता था। वसंत सेना गणिका और ब्राह्मण दोनों आपस में प्रेम करते थे। अब समाज में है चारुदत्त की प्रेस्टीज, उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी कि वो एक गणिका से संबंध रखता है। चारुदत्त व्यापारी की पत्नी और उनके बच्चों ने भी कहा, अरे चारुदत्त ये क्या कर रहे हो? चारुदत्त बड़ी टेंशन में आ गया, समाज में मेरी बदनामी हो रही है। और चारुदत्त एक बार मदिरा के नशे में वसंत सेना के पास गया और बड़ी टेंशन में था और आर्ग्यूमेंट बहस के दौरान उसके हाथ से चाकू चला, वसंत सेना की मृत्यु हो गई और अब चारुदत्त व्यापारी एकदम पागल सा हो गया। दुखांत नाटक की शुरुआत अर्थात अब चारुदत्त दुख से व्याकुल हो गया है, हत्यारा सिद्ध हो गया। लेकिन याद रखना गुप्त काल में हत्यारे को भी फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। कितने भी खून कर दो, कितने भी मर्डर कर दो, गुप्त काल में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, आर्थिक जुर्माना ही वसूल किया जाता था। यह था शूद्रक की कृति मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम का तात्पर्य है मिट्टी की गाड़ी। इसकी विषय वस्तु है चारुदत्त नामक ब्राह्मण व्यापारी और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। और इस ग्रंथ में गुप्त काल में जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होता था उसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? उसकी जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है। पहला हो गया कालिदास, कालिदास के बाद हो गया शूद्रक। तीसरा महान संस्कृत के इतिहासकार साहित्यकार थे जिसका नाम था विशाखदत्त। विशाखदत्त ने संस्कृत भाषा में दो ग्रंथ लिखे। एक का नाम था मुद्रा राक्षस, दूसरे का नाम था देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद के विरुद्ध जो योजना बनाई, जो षड्यंत्र बनाए, उसका उल्लेख इस विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है? और मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पॉइंट नंबर 2, यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट, यह एकमात्र नाटक ग्रंथ है, एकमात्र साहित्य है जो नायिका विहीन है। नायिका मतलब हीरोइन, इसमें कोई नायिका, इसमें कोई हीरोइन नहीं है और यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। दूसरी किताब उन्होंने लिखी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम की विषय वस्तु क्या है? देवी चंद्रगुप्तम की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी है। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। कहानी मैं आपको पूरी डिटेल में बाद में बताऊंगा। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की हत्या कर दी, बाद में अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और यह कहानी पूरी किसमें मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। तो विशाखदत्त ने दो संस्कृत में ग्रंथ लिखे। पहला लिखा मुद्रा राक्षस मौर्य काल से संबंधित, दूसरा लिखा देवी चंद्रगुप्तम गुप्त काल से संबंधित। प्रिय विद्यार्थियों, अगला लेखक साहित्यकार है जिसका नाम हो गया भारी। भारी ने किताब लिखी संस्कृत में किरातार्जुनीयम। अगली किताब का नाम है प्रिय विद्यार्थियों वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की।
नारायण ने हितोपदेश की रचना की, भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की, चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण गोमिन ग्रंथ की रचना की, कामंदक ने नीतिसार ग्रंथ की रचना की। और नीतिसार ग्रंथ के अध्ययन से हमें गुप्तकालीन कर व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ की रचना की है। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वार्तिक ग्रंथ की रचना की। सुबंधु, प्रिय विद्यार्थियों, सुबंधु ने वासवदत्ता ग्रंथ की रचना की। भास ने सुबंधु ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वासवदत्ता ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल में अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई। गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। यह था प्रिय विद्यार्थियों गुप्त काल में संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई। पूरी विस्तृत जानकारी मैंने आपको इस अध्याय में प्रिय विद्यार्थियों दे दी है। तो आप याद रखना, गुप्त कालीन साहित्य या परीक्षा में बड़ा सवाल पूछ सकते हैं, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रगतियां हुई और साथ ही में संस्कृत भाषा में कौन कौन सी प्रगतियां हुई। सारी बातें आप याद रखना। क्लियर विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बता दी सारी बातें। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, इसमें ऐश्वर्या परिवार का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और हम सब आभारी हैं। हमारे कॉलेज के संचालक महोदय श्रीमान जी ताजवीर सिंह जी राठौड़ के हम सभी आभारी हैं, जो आप लोगों के लिए घर बैठे इस प्रकार के ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। और श्रीमान जी भावेश जी सर भी इसके लिए बहुत बड़े सहयोगी हैं, जो वीडियो बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।